Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे रिद्धि एकेडमी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BPAC 134 के बारे में, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, मतलब राज्य एवं जिला स्तरों पर प्रशासन प्रणाली के बारे में। इसमें कुल हम लोग 30 क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। ये सारे 30 क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में कवर होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होंगे, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। और आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो लेकर आए। और आपको और कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए ये आप बताइए, ताकि हम उसी सब्जेक्ट का वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान जिला प्रशासन पर एक टिप्पणी लिखिए। कि ब्रिटिश काल के दौरान जिला प्रशासन कैसा था, उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी हम लोगों को लिखना है। तो ब्रिटिश काल में जिला प्रशासन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत बनाने, कानून व्यवस्था बनाने रखने तथा राजस्व संग्रह को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन की व्यवस्था विकसित की। जिले का प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो जिला कलेक्टर होता है, जिसे प्रशासन का केंद्र माना जाता था। ब्रिटिश काल में जिला प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ब्रिटिश काल में जिला प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन। ब्रिटिश काल में जिला प्रशासन जिला कलेक्टर का सर्वोच्च स्थान होता था। ब्रिटिश काल में जो जिला प्रशासन की प्रमुख विशेषता में क्या है, जिला कलेक्टर का सर्वोच्च स्थान होता था। जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कलेक्टर होता था। वह सरकार का मुख्य प्रतिनिधित्व माना जाता था। जिले के सभी प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण कलेक्टर के अधीन ही होता था। फिर राजस्व संग्रह का अधिकार कौन था और ये कैसे होता था। भूमि कर वसूलना कलेक्टर का प्रमुख कार्य था। प्रमुख कार्य क्या था कलेक्टर का? भूमि कर को वसूलना। राजस्व प्रशासन को ब्रिटिश शासन का आधार माना जाता था। फिर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। कानून और व्यवस्था को कैसे बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर कैसे काम करता था। जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेवारी भी जिले कलेक्टर की थी। पुलिस प्रशासन का भी उसका नियंत्रण रहता था। पुलिस प्रशासन पर भी उसका नियंत्रण रहता था। फिर न्यायिक कार्य कैसे होते थे। प्रारंभिक समय में कलेक्टर न्यायिक कार्य भी करता था। प्रारंभिक समय में जो कलेक्टर था वही न्यायिक कार्य का भी कार्य करता था। बाद में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया। जब उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ कि न्यायपालिका अलग और कार्यपालिका अलग, पहले दोनों कार्य मिले हुए थे। विकास और लोक कल्याण कैसे होते थे उस समय। सड़क, सिंचाई, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक कार्यों की देख रेख करता था। कौन करता था? जिला कलेक्टर। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता था। ये भी जिला कलेक्टर को ही करना पड़ता था कि सरकारी योजना कौन कौन से कब होगी। प्रशासनिक समन्वय, प्रशासन में कैसे सामंजस्य बना रहे, इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम भी जिला कलेक्टर करता था। सरकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू भी जिला कलेक्टर करता था। स्थानीय संस्थाओं की निगरानी के लिए नगर पालिका और स्थानीय निकायों के कार्यों की निगरानी भी जिला कलेक्टर के हाथ में थी। स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण भी जिला कलेक्टर बनाए रखता था। आपदा प्रबंधन, अकाल, बाढ़, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव का कार्य भी जिला कलेक्टर संचालन करती थी। उस समय जो था राज्य का सबसे प्रमुख जो था वो जिला कलेक्टर ही होता था।
और उन्हीं के हाथों में सारे कार्य होते थे और उन्हीं को सारा कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती थी। जनगणना एवं चुनाव संबंधी कार्य, जनगणना, अभिलेखों, रख रखाव तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों का दायित्व भी निभाते थे। ब्रिटिश काल के जिला प्रशासन की कमियां। ब्रिटिश काल में जिला प्रशासन की क्या कमियां थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश काल में जिला प्रशासन की कमियां क्या क्या थी। प्रशासन अत्यधिक केंद्रित था। प्रशासन जो था अत्यधिक केंद्रित होता था, जिसके कारण बहुत ही कठिनाई होती थी। जनता की भागीदारी बहुत कम थी। जनता लोग की भागीदारी उसमें नाम मात्र की थी। मुख्य उद्देश्य जन कल्याण नहीं बल्कि राजस्व वसूली और ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। उसका जो सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य था उस समय, वो राजस्व वसूली और ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। भारतीय जनता के हित की उपेक्षा ब्रिटिश सरकार के हित को प्राथमिकता दी जाती थी। उस समय भारत जनता के हितों के बारे में हम लोग नहीं सोचते थे और ब्रिटिश सरकार के हितों के बारे में उस समय ज़्यादा सोचा जाता था। निष्कर्ष यह हुआ कि ब्रिटिश काल का जिला प्रशासन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का आधारशिला माना जाता था। यद्यपि उसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना और राजस्व संग्रह करना था, फिर भी प्रशासनिक ढांचे ने स्वतंत्र भारत के आधुनिक जिला प्रशासन की नींव रखी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सचिवालय एवं कार्यकारी विभागों के बीच अंतर के क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए। सचिवालय का कार्य और कार्यकारी विभागों के कार्यों के बीच क्या क्या अंतर है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। पहले देखेंगे सचिवालय। राज्य सरकार का नीति निर्माण करने वाला प्रमुख निकाय है। सचिवालय जो है राज्य सरकार का नीति निर्माण करने वाला प्रमुख निकाय है, जबकि कार्यकारी विभाग उन नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने का कार्य करता है। सचिवालय जो है वो सरकार की नीति निर्माण करने का प्रमुख निकाय है, जबकि कार्यकारी विभाग उन नीतियों और योजनाओं को लागू करने का काम करता है। इनमें प्रमुख अंतर हैं। प्रमुख अंतर के प्रमुख क्षेत्र। कार्य का स्वरूप। अब कार्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सचिवालय नीति और योजना बनाता है और कार्यकारी विभाग जो है नीति और योजनाओं को क्रियान्वित करती है, मतलब उसको चलाती है। प्रमुख अधिकारी। सचिवालय का प्रमुख सचिव होता है। सचिवालय में जो होता है वो प्रमुख को उसको सचिव बोलते हैं, जबकि कार्यकारी प्रमुख निर्देशक या आयुक्त होता है। निर्णय लेने की भूमिका। सचिवालय में कौन निर्णय लेता है और कार्यकारी विभाग में कौन निर्णय लेता है? सचिवालय में नीतिगत निर्णय होता है, जबकि कार्यकारी विभाग में निर्णयों को लागू किया जाता है। उत्तरदायित्व। सचिवालय मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि कार्यकारी विभाग जो है सचिवालय और सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कार्य क्षेत्र। सचिवालय का कार्य राज्य स्तर तक सीमित रहता है, जबकि कार्यकारी विभाग राज्य से लेकर जिला क्षेत्रीय स्तर तक कार्य करते हैं। जनसंपर्क। सचिवालय का जनता से सीधा संपर्क नहीं होता, बहुत कम होता है, जबकि कार्यकारी विभाग का जनता से प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। निष्कर्ष क्या निकला? सचिवालय और कार्यकारी विभाग में अंतर जो था उससे निष्कर्ष क्या निकला? सचिवालय और कार्यकारी विभाग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सचिवालय नीतियाँ बनाती है और कार्य विभाग जो है उन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर सिविल सेवा के घटकों की चर्चा कीजिए। राज्य स्तर पर सिविल सेवा के घटक क्या क्या हैं, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। राज्य सिविल सेवा राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। यह राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने में सहायता करती है। राज्य सिविल सेवा के प्रमुख घटक कौन कौन है, उसके बारे में हम लोग को देखेंगे। राज्य सिविल सेवा प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है और
जिला एवं उप जिला स्तर पर भी कार्य करती है। राज्य पुलिस सेवा का कार्य क्या है? राज्य पुलिस सेवा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखती है, अपराधों को रोकथाम एवं सुरक्षा सुनिश्चित करती है। राज्य वन सेवा, अब राज्य के वन सेवा का काम क्या है? वन संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा का कार्य भी राज्य वन सेवा करता है। राज्य वित्त एवं लेख सेवा सरकारी आय व्यय एवं लेखा का प्रबंधन भी करता है। राज्य शिक्षा सेवा राज्य संबंधी योजनाओं का संचालन एवं निरीक्षण करता है। राज्य स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सेवाओं एवं जन कल्याण कार्यक्रमों का संचालन राज्य स्वास्थ्य सेवा करता है। अब इनका महत्व क्या है? सरकारी योजनाओं का क्रियान्वित रूप से संचालन करती है, राज्य में प्रशासन एवं दक्षता का पारदर्शिता से पालन करती है, जनता को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाती है, राज्य के विकास में योगदान देती है। निष्कर्ष क्या हुआ? राज्य सिविल सेवा के बारे में जितना हम पढ़े उससे निष्कर्ष क्या निकला? राज्य सिविल सेवा राज्य प्रशासन की रीढ़ है जो शासन को प्रभावी और उत्तरदायी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, भारत में राज्य योजना बोर्डों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिए। भारत में राज्य योजना बोर्डों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। इसके उत्तर में हम लोग देखेंगे कि राज्य का बोर्ड योजना क्या है, उसके प्रदर्शन कैसे किया जाता है। राज्य बोर्ड योजना राज्य के विकास हेतु योजनाएं तथा सरकार को सलाह देने वाला निकाय है। राज्य योजना बोर्ड जो है वो राज्य के विकास का काम करता है, योजना बनाता है तथा सरकार को सलाह भी देता है। राज्य योजना बोर्ड का प्रमुख कार्य है विकास योजना को तैयार करना, राज्य सरकार को नीति संबंधी सलाह देना, संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना, योजनाओं का क्रियान्वयन की समीक्षा प्रदान करना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का उपाय करना। अब राज्य योजना की उपलब्धियां क्या है? विकास योजना को दिशा मिलती है, इससे राज्यों के संतुलित विकास में सहायता मिलती है, रोजगार एवं आधारभूत संरचना के विकास को बढ़ावा मिलता है, योजना की निगरानी में सुधार होता है। अब इससे बहुत सारी कमियां भी हैं। राज्य योजना बोर्ड की कमियां क्या क्या हैं? वित्तीय संसाधनों की कमी होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप कमी होती है, योजना का क्रियान्वयन बहुत देरी से होता है, विशेषज्ञों की भी इसमें कमी होती है। सुझाव, इसके लिए हम लोगों को क्या सुझाव देना चाहिए? बोर्ड को अत्यधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए राज्य बोर्ड योजना में, योजनाओं को नियमित समीक्षा हो और आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। अब राज्य योजना बोर्ड के जो निष्कर्ष निकले उस निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे। निष्कर्ष हुआ कि राज्य योजना बोर्ड राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन्हें अधिक प्रभावी और स्वायत्तता बनने की आवश्यकता है। इनको और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे और जब तक इनको आज़ादी थोड़ा स्वायत्तता नहीं देंगे तब तक ये सही से काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति तथा कार्यों की चर्चा कीजिए। राज्य के जो निर्वाचन आयोग है उनकी शक्तियाँ क्या है और उनके कार्य क्या है, इस पर हम लोग को चर्चा करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के एवं 243 ZA के अंतर्गत किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के अंतर्गत किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रमुख शक्ति के कार्य, अब उनके पास कुछ शक्तियां हैं और उन शक्तियों का वो कैसे कार्य में करते हैं ये हम लोग को देखना है। राज्य पंचायत
पंचायत एवं नगर निकायों का चुनाव करवाती है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायत और नगर निकायों का चुनाव करवाती है, चुनाव कार्यक्रम घोषित करती है, मतदाता सूची भी तैयार करती है और संशोधन करती है, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी भी करती है, आदर्श आचार संहिता का पालन करती है, चुनाव परिणाम घोषित करती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है और चुनाव संबंधी शिकायतें का समाधान करती है। मतलब चुनाव से जुड़ी सारी समस्या, सारा जो भी काम है वो ये करती है। महत्व, अब इनके राज्य निर्वाचन आयोग के क्या महत्व है? लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करता है, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाता है। निष्कर्ष, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जो हम पढ़े उससे क्या निष्कर्ष निकला? उससे ये निष्कर्ष निकला कि राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने वाली महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, भारत में निकाय प्रणाली की व्याख्या कीजिए। भारत की निकाय प्रणाली कैसी है उनके बारे में हम लोगों को जानना है। न्यायिक प्रणाली, भारत में न्यायिक प्रणाली की व्याख्या कीजिए। न्यायिक प्रणाली कैसी है उनके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। भारत की न्यायिक प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कानून की व्याख्या, न्याय प्रदान करना तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। भारत की न्याय प्रणाली की संरचना, भारत की न्याय प्रणाली की संरचना क्या है, कौन कौन है, इसके बारे में देखना है। सबसे पहले है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान का संरक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अब है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से ये कम होता है। प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के लिए स्थापित न्यायालय को ही उच्च न्यायालय कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी भी ये करता है। फिर अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, ये उच्च न्यायालय से नीचे रहता है। जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। दीवानी और फौजदारी मामले की सुनवाई भी यहाँ की जाती है। प्रमुख कार्य क्या है? अब न्यायालय है तो इनके प्रमुख कार्य होंगे न्याय प्रदान करना, संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों का सुरक्षा करना, न्यायिक पूर्ण अवलोकन करना, सरकार के कार्यों की वैध जांच करना। विशेषताएं क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका होना, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना, कानून के समझ सभी को समान समझना, निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय को करना। निष्कर्ष, अब भारतीय न्याय प्रणाली के निष्कर्ष क्या हैं? भारतीय न्यायिक प्रणाली लोकतंत्र का आधार है। यह संविधान की रक्षा करते हुए नागरिकों को न्याय प्रदान करता है और विधि के शासन को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कलेक्टर के कार्यों का वर्णन कीजिए। कलेक्टर जो है अब उनके कार्य का वर्णन करना है। कलेक्टर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कलेक्टर के कार्यों का वर्णन करना है तो आप अपने से भी कर सकते हैं। जिला कलेक्टर जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह जिला प्रशासन का प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का प्रतिनिधित्व भी होता है। कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। अब कलेक्टर के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? राजस्व प्रशासन, भूमि राजस्व की वसूली करना, भूमि अभिलेखों का रख रखाव करना, भूमि विवादों का समाधान करना। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में कलेक्टर क्या भूमिका निभाता है? जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखता है, पुलिस प्रशासन का समन्वय करता है, आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक कदम उठाते हैं। अब विकास प्रशासन में कलेक्टर क्या क्या काम करते हैं? सरकारी विकास योजनाओं का क्रियान्वित करते हैं, मतलब उसकी क्रिया को देखते हैं कि कैसे कैसे करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई योजनाओं को वो निगरानी करते हैं।
जिला विकास कार्यक्रमों का संचालन भी कलेक्टर ही करते हैं। निर्वाचन संबंधी काम में कलेक्टर की क्या भूमिका है? चुनाव का निष्पक्ष संचालन करते हैं, मतदाता सूची तैयार करते हैं, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। आपदा प्रबंधन में कलेक्टर की क्या भूमिका होती है? बाढ़, सूखा, महामारी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं में राहत का कार्य कर लेते हैं। प्रभावी लोगों को सहायता उपलब्ध कराना भी कलेक्टर का कार्य है। न्यायिक कार्य में कलेक्टर की क्या भूमिका होती है? जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वो कार्य करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कुछ न्यायिक शक्तियों का प्रयोग भी कलेक्टर कर सकते हैं। विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में कलेक्टर कैसे करते हैं? विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं। जन शिकायतों का निवारण, जब लोग उनसे शिकायत करते हैं तो कलेक्टर उनका समाधान कैसे करते हैं? जनता की समस्या को सुनते हैं, शिकायतों का त्वरित समाधान भी करते हैं। अब कलेक्टर के महत्व क्या है? क्यों कलेक्टर जरूरी है हम लोग के लिए? जिला प्रशासन की प्रमुख अधिकारी कलेक्टर होता है। सरकार और जनता के बीच वे सेतु का काम करते हैं। विकास और कानून व्यवस्था का मुख्य उत्तरदायी अधिकारी होते हैं। अब कलेक्टर के मुख्य कार्य क्या है? कलेक्टर जो है जिला प्रशासन की रीढ़ है। वह राजस्व, कानून व्यवस्था, विकास, चुनाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संस्थाएं आरोह, ठहराव अथवा अवरोही के विभिन्न चरणों से गुजरती है। उस पर हम लोग को टिप्पणी लिखना है कि पंचायती राज संस्थाएं क्या है, ये आरोह, ठहराव या अवरोह के चरणों से कैसे गुजरती है। पंचायती राज संस्थाएं भारत में ग्रामीण स्वशासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इनके विकास का इतिहास विभिन्न उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है। इसलिए कहा जाता है कि पंचायती राज संस्थाएं आरोह, ठहराव तथा अवरोह के चरण से भी गुजरती है। सबसे पहले इनके देखेंगे आरोह के चरण क्या है। पंचायती राज जो आरोह के चरण से कैसे गुजरती है, मतलब बढ़ते क्रम में। बलवंत राय मेहता समिति 1997 1957 बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश के बाद पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसे त्रिस्तरीय समिति कहा जाता था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। ग्रामीण विकास में जनता की भागीदारी बढ़ी। स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन मिला। फिर हो ठहराव। ठहराव में पंचायती राज कैसे काम करते हैं? पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय प्रशासन अधिकार नहीं मिले, नियमित चुनाव नहीं करा गए, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया और विकास की कार्य धीमी हो गई। अवरोह, पंचायती राज जो है अवरोह यानी कि कैसे घटते गई है, कैसे उनका शासन घटते क्रम में बढ़ गया। पंचायतों की स्वायत्तता कम हो गई, स्वायत्तता कम हुई। फिर सरकारी अधिकारी का नियंत्रण भी उस पर बढ़ गया। फिर संसाधनों की कमी के कारण पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकी। जनता का विश्वास कुछ हद तक कम हो गया। पुनर्जागरण। अब पंचायती राज्य का पुनर्जागरण कब और कैसे हुआ? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नियमित चुनाव अनिवार्य किए गए। महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। वित्तीय प्रशासन अधिकारी में वृद्धि की गई। वित्तीय प्रशासन अधिकारों में वृद्धि की गई। महत्व। अब पंचायत के क्या महत्व है, क्यों होना चाहिए पंचायत? लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाती है, ग्रामीण विकास को गति देती है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है,
स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान भी पंचायत करती है। अब पंचायती राज्य के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? पंचायती राज संस्थाओं ने अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद उन्हें नई शक्ति और पहचान मिली। वर्तमान में ये ग्रामीण लोकतंत्र एवं विकेंद्रित शासन की मजबूत आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री की भूमिका पर चर्चा कीजिए कि मुख्यमंत्री कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उनके भूमिका की चर्चा कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह राज्य सरकार का नेतृत्व करता है तथा प्रशासन, नीति निर्माण और विकास के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री जो है राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। वह राज्य सरकार का नेतृत्व करता है तथा प्रशासन, नीति निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री की प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं? राज्य सरकार का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य सरकार का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन एवं नेतृत्व करते हैं। मंत्रियों का कार्यों का समन्वय भी मुख्यमंत्री करते हैं। राज्यपाल को महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देने का काम मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य की नीतियां एवं योजनाएं भी निर्धारित करते हैं। विधानसभा में सरकार का नेतृत्व भी मुख्यमंत्री करते हैं। कानून व्यवस्था और प्रशासन की निगरानी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना भी मुख्यमंत्री का काम है। राज्य के विकास एवं जन कल्याण कार्यक्रमों को संचालन करना भी मुख्यमंत्री का काम है। अब मुख्यमंत्री के महत्व क्या है? क्यों मुख्यमंत्री जरूरी है? राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। लोकतांत्रिक शासन का केंद्र भी मुख्यमंत्री होते हैं। विकास एवं सुशासन का प्रमुख उत्तरदायी भी मुख्यमंत्री ही होते हैं। अब मुख्यमंत्री के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? क्यों जरूरी है? मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उसके प्रभावी नेतृत्व से राज्य में सुशासन, विकास और जन कल्याण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सचिवालय एवं निर्देशालयों के बीच संबंधों के उभरते स्वरूप की व्याख्या कीजिए। सचिवालय एवं निर्देशालयों के बीच उभरते संबंधों की व्याख्या कीजिए। सचिवालय राज्य सरकार की नीतियां बनाता है, जबकि निर्देशालय उन नीतियों को लागू करते हैं। समय के साथ दोनों के संबंध अधिक समन्वयात्मक एवं उत्तरदायी बने हैं। उभरते संबंधों एवं प्रमुख स्वरूप, नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करते हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से बेहतर संवाद होता है। उत्तरदायी एवं पारदर्शिता में वृद्धि होती है। योजनाओं का नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन होता है। तकनीकी आधारित प्रशासन को बढ़ावा मिलता है। जनता केंद्रित प्रशासन पर बल मिलता है। विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग मिलता है। महत्व, अब इनके महत्व क्या है? प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है। निर्णयों का शीघ्र क्रियान्वयन होता है। जन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। जब दोनों मिल जाते हैं, सचिवालय और निर्देशालय, तो सारे काम जो है वो तेजी से होने लगते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? सचिवालय और निर्देशालय के बीच प्रभावी सामंजस्य से राज्य प्रशासन अधिक कुशल, पारदर्शी और जनोन्मुख बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के कार्यक्रम की परीक्षण कीजिए। राज्य वित्त आयोग का जो कार्यक्रम है उसका परीक्षण करना है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(I) के अंतर्गत किया गया था। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(I) के अंतर्गत किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायतों एवं नगरों निकायों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना तथा राज्य सरकार को वित्तीय वितरण संबंधी सिफारिशें देना है। राज्य वित्त आयोग के प्रमुख कार्य, राज्य वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या है? राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों एवं नगर निकायों का
वित्तीय स्थिति का आकलन करना, राज्यों के करों एवं राजस्व के बंटवारे पर सिफारिश करना, स्थानीय निकायों को अनुदान देने के संबंधों में सुझाव देना, वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग की सलाह देना, स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वरूप से सशक्त बनाना। महत्व, अब इनके महत्व क्या है? राज्य नीति आयोग के महत्व क्या है? स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना, वित्तीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, पंचायतों और नगर निकायों के विकास में ये सहायता देते हैं। निष्कर्ष, राज्य वित्त आयोग के क्या निष्कर्ष निकले? राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वरूप से सक्षम बनाकर विकेंद्रित शासन और स्थानीय विकास को सुदृढ़ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग जो है, इनकी शक्तियाँ क्या है और इनके कार्य क्या है, इनके बारे में अब हमको देखना है। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के अंतर्गत किया गया है। इसका मुख्य कार्य पंचायतों एवं नगर निकायों के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता ढंग से कराना है। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रमुख शक्तियाँ एवं कार्य। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख शक्ति क्या है और उनके कार्य क्या है, इनके बारे में बताना है। पंचायत एवं नगर निकायों के चुनाव करवाना, चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन राज्य नीति आयोग करती है। चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, चुनाव की तिथि और कार्यक्रम निर्धारित करती है। मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची का निर्माण और समय समय पर संशोधन भी करती है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करती है। आदर्श आचार संहिता लागू करना, चुनाव के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करती है। चुनाव परिणाम घोषित करना, मतगणना के बाद अधिकारी परिणाम जारी करते हैं। चुनाव संबंधी शिकायतों का समाधान, चुनाव की प्रक्रिया में संबंधित शिकायतों का निस्तारण भी करती हैं। अब महत्व, राजनीति आयोग के क्या महत्व है? लोकतंत्र को ये मजबूत बनाते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय शासन को सशक्त बनाते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? राज्य निर्वाचन आयोग के निष्कर्ष क्या निकले? राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय लोकतंत्र की आधारशिला है। यह निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त की शक्ति एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। लोकायुक्त की शक्ति क्या है और उनके कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों एवं लोक सेवाओं को के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतों की जांच करना है। लोकायुक्त क्या है? एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों और लोक सेवाओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं कदाचार की शिकायत की जांच करना है। लोकायुक्त की प्रमुख शक्तियां और कार्य क्या हैं? भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करना, लोक सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करना, आवश्यक दस्तावेज एवं अभिलेख मांगने की शक्ति, गवाहों को बुलाने एवं साक्ष्य लेने की शक्ति, जांच के बाद सरकार को आवश्यक सिफारिश देना, प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार की रोकथाम में सहायता करना। महत्व, अब लोकायुक्त जो है उनके महत्व क्या है? स्वशासन को बढ़ावा देते हैं, प्रशासन में पारदर्शिता लाते हैं, जनता में विश्वास बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। अब लोकायुक्त के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? लोकायुक्त एक महत्वपूर्ण संस्था है जो प्रशासन को ईमानदार, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न स्वरूप का परीक्षण कीजिए। प्रशासन पर जो है न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न स्वरूप का परीक्षण करना है। न्यायिक नियंत्रण का अर्थ है कि न्यायालय प्रशासनिक कार्यों की वैधता की जांच करते हैं तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। न्यायिक नियंत्रण का अर्थ है कि न्यायालय प्रशासन कार्यों की वैधता की जांच करते हैं और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करते हैं। न्यायिक नियंत्रण के प्रमुख स्वरूप। न्यायिक नियंत्रण के प्रमुख स्वरूप क्या हैं? न्यायिक पूर्ण अवलोकन। न्यायालय असंवैधानिक कानून एवं आदर्शों को निरस्त कर सकते हैं, रीट जारी करते हैं। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के रीट को जारी करते हैं। प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा। न्यायालय प्रशासनिक निर्णयों की वैधता की जांच भी करते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन, निष्पक्ष सुनवाई एवं न्याय सुनिश्चित करते हैं। महत्व है कि प्रशासन को कानून के दायरे में रखते हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, प्रशासनिक मनमानी पर रोक लगाते हैं, लोकतंत्र एवं विधि के शासन में मजबूत बनाते हैं। अब न्यायिक नियंत्रण प्रणाली के प्रमुख निष्कर्ष क्या निकलते हैं? न्यायिक नियंत्रण प्रशासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और संवैधानिक बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य स्थानीय प्रशासनिक संबंधों का वर्णन कीजिए। राज्य स्थानीय प्रशासनिक संबंधों का वर्णन कीजिए। राज्य स्थानीय प्रशासनिक संबंध से आशय राज्य सरकार एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, पंचायत एवं नगर निकाय के बीच स्थापित प्रशासनिक संबंधों से है। प्रमुख संबंध में आएंगे प्रशासनिक नियंत्रण, वित्तीय सहायता, नीति तथा दिशा निर्देशक इत्यादि। प्रशासनिक नियंत्रण में देखेंगे राज्य सरकार स्थानीय निकायों की निगरानी करता है। वित्तीय सहायता में राज्य सरकार अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नीति एवं दिशा निर्देश में स्थानीय निकाय राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य करता है। योजनाओं का क्रियान्वयन में देखेंगे राज्य सरकार योजनाएं स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू करता है। निरीक्षण एवं मूल्यांकन में देखेंगे राज्य सरकार स्थानीय निकायों के कार्यों की समीक्षा भी करते हैं। महत्व, अब इनके क्या महत्व है? प्रशासन में समन्वय बना रहता है, विकास योजनाओं को प्रभावी एवं क्रियान्वित होता है, स्थानीय शासन को सशक्त बनाने में ये मदद करते हैं। अब राज्य एवं स्थानीय प्रशासन के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? राज्य एवं स्थानीय प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय से सुशासन, विकास और जन कल्याण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिला कलेक्टर के कार्य की व्याख्या कीजिए। जिला कलेक्टर के क्या कार्य हैं उनकी व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन 7 में भी दिया हुआ है, आप लोग फिर इसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में राज्य एवं जिला प्रशासन की भूमिका का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश काल में राज्य और जिला प्रशासन कैसे थे, इनके बारे में हम लोगों को बताना है। ब्रिटिश काल में राज्य एवं जिला प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य भारत पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा राजस्व संग्रह करना था। इस प्रशासनिक व्यवस्था ने आधुनिक भारतीय प्रशासन की नींव रखी। राज्य प्रशासन की क्या भूमिका है? कानून एवं व्यवस्था बनाए रखते हैं, पूरे प्रांत में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, राजस्व संग्रह करना, भूमि एवं अन्य करों की वसूली करना, सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन, ब्रिटिश सरकार के आदेशों को लागू करना। न्यायिक प्रशासन, न्यायालय में स्थापित एवं न्याय व्यवस्था का संचालन करना, सार्वजनिक सेवाओं का विकास, रेल, सड़क, डाक, सिंचाई जैसी सेवाओं का विकास करते हैं। जिला प्रशासन की भूमिका क्या क्या है? जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रशासन का संचालन करते हैं, भूमि राजस्व की वसूली करते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वित करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में राहत का कार्य करते हैं,
स्थानीय प्रशासन की निगरानी भी करते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन होती है, जनता की सीमित भागीदारी होती है, ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता मिलती है, प्रशासन अनुशासन एवं नियंत्रण पर विशेष बल मिलता है। अब ब्रिटिश काल के राज्य, जिला एवं के प्रमुख कार्य निष्कर्ष में क्या निकलते हैं? ब्रिटिश काल और राज्य एवं जिला प्रशासन के निष्कर्ष में निकलता है कि ये मुख्यतः राजस्व वसूल, कानून व्यवस्था तथा ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। स्वतंत्र भारत ने इस प्रशासनिक ढांचे को लोकतांत्रिक रूप प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मुख्य सचिव के पद के कार्यों का टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड्स, आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। हम लोग फ़िलहाल न्यू हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अपना जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिव के पद एवं कार्यों पर टिप्पणी कीजिए। मुख्य सचिव के कार्य क्या हैं, इन पर टिप्पणी करना है। मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च सिविल सेवा तथा राज्य सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होता है। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला अधिकारी होता है। मुख्य सचिव के प्रमुख कार्य कौन कौन है? मुख्य सचिव के प्रमुख कार्य, मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार मुख्य सचिव होता है। सचिवालय के कार्यों का समन्वय भी मुख्य सचिव करता है। विभिन्न विभागों के बीच तालमेल स्थापित करता है। राज्य सरकार की नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन भी मुख्य सचिव करता है। वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करता है। प्रशासनिक सुधार को लागू करता है। संकट और आपदा की स्थिति में प्रशासन का नेतृत्व भी मुख्य सचिव करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों का पालन भी मुख्य सचिव करते हैं। अब मुख्य सचिव के महत्व क्या है? मुख्य सचिव की क्या महत्व है? राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव होता है। प्रशासन का समन्वय, प्रशासनिक समन्वय का केंद्र भी मुख्य सचिव होता है। सुशासन एवं प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करता है। मुख्य सचिव के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की रीढ़ है। वह सरकार एवं प्रशासन की बीच समन्वय स्थापित करने का शासन को प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिवालय और निर्देशालयों के बीच विभिन्न दृष्टिकोण से निर्मित एक जटिल संबंध है, कैसे? सचिवालय राज्य सरकार का नीति निर्माण करने वाला निकाय है, जबकि निर्देशालय उन नीतियों को और कार्यक्रमों का क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं। दोनों के बीच संबंध प्रशासन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सचिवालय और निर्देशालयों के बीच संबंध, नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन का संबंध। सचिवालय नीति बनाता है और निर्देशालय उन्हें लागू करता है। प्रशासनिक समन्वय में दोनों मिलकर प्रशासन को प्रभावी बनाते हैं। सूचना एवं प्रतिवेदन का आदान प्रदान में देखेंगे, निर्देशालय सचिवालय को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराता है। उत्तरदायी एवं जवाबदेही में देखेंगे, निर्देशालय सचिवालय के प्रति उत्तरदायी होता है। तकनीकी विशेषज्ञ में देखेंगे, निर्देशालय तकनीकी सलाह एवं विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है सचिवालय को। योजनाओं की समीक्षा में देखेंगे, दोनों मिलकर योजनाएं के प्रति मूल्यांकन करते हैं। अब निर्देशालय और सचिवालय के क्या महत्व है? प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाते हैं दोनों मिलकर, नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करते हैं, जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। निष्कर्ष, अब सचिवालय और निर्देशालय के बीच तालमेल बनने से निष्कर्ष क्या निकलता है? सचिवालय और निर्देशालय एक दूसरे के पूरक हैं। इनके बेहतर समन्वय से प्रशासन अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुख बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक स्वतंत्र भर्ती एजेंसी क्या है, उन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है।
स्वतंत्र भर्ती एजेंसी वह संस्था है जो सरकारी योजनाओं सेवाओं में योग्य एवं निष्पक्ष उम्मीदवारों का चयन करती है, जैसे लोक सेवा आयोग। अब इनके महत्व क्या है? स्वतंत्र भर्ती एजेंसी जो है, इनके महत्व क्या है? योग्यता के आधार पर चयन करती है, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती करती है, राजनीतिक हस्तक्षेप में मुक्त होती है, योग्य एवं दक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करती है, समान अवसर के सिद्धांत को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार और पक्षपात में कमी करती है। स्वतंत्र भर्ती जो है ये सारे काम को करती है। स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? स्वतंत्र भर्ती एजेंसी योग्य, ईमानदार एवं कुशल से लोक सेवाओं के चयन द्वारा प्रशासन को पारदर्शी, प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य योजना बोर्ड की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि राज्य योजना बोर्ड क्या है, उन पे हम लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। राज्य योजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड, राज्य सरकार का एक सलाहकार निकाय है जो राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाता है एवं सरकार को सुझाव देने का कार्य भी राज्य बोर्ड योजना करती है। राज्य योजना बोर्ड करती है। राज्य योजना बोर्ड की मुख्य संरचना क्या है? इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, सदस्य होते हैं विभिन्न देश क्षेत्रों के विशेषज्ञ जैसे अर्थशास्त्री एवं वरिष्ठ अधिकारी, सदस्य सचिव होते हैं प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं, आवश्यकता अनुसार विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल किए जाते हैं राज्य योजना बोर्ड में। अब राज्य योजना बोर्ड के क्या कार्य हैं? विकास योजना तैयार करते हैं, राज्य सरकार के नीति संबंधी सलाह देते हैं, योजनाओं की समीक्षा व मूल्यांकन करते हैं, संसाधनों का उचित उपयोग के सुझाव देते हैं। अब राज्य योजना बोर्ड के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? राज्य योजना बोर्ड राज्य के संतुलित एवं समग्र विकास के लिए योजनाएं तैयार करने में तथा सरकार को आवश्यक परामर्श देने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। राज्य वित्त आयोग के अधिकारों और कार्यों की चर्चा कीजिए कि राज्य वित्त आयोग के क्या अधिकार हैं और उनके क्या कार्य हैं, इनके बारे में हम लोग को बताना है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य पंचायतों एवं नगर निकायों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना होता है। राज्य सरकार को वित्तीय संसाधनों के उचित वितरण से संबंध में सिफारिश करते हैं। राज्य वित्त आयोग की प्रमुख अधिकार एवं कार्य: पंचायत एवं नगर निकायों को वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना, राज्य के करों, शुल्क एवं अन्य राजस्व के बंटवारे पर सिफारिश करना, स्थानीय निकायों के अनुदान लेन देन में संबंध को सुझाव बनाना, स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने के उपाय सुझाना, वित्तीय संसाधनों के न्याय संगत वितरण की सिफारिश करना, पंचायतों एवं नगर निकायों के वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को आर्थिक स्वरूप एवं सशक्त बनाने में ये उपाय करते हैं। अब राज्य वित्त आयोग के क्या महत्व है? क्यों होना चाहिए राज्य वित्त आयोग? वित्तीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को मजबूत करते हैं, विकास योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करते हैं, वित्तीय पारदर्शिता एवं उत्तरदायी सुनिश्चित करते हैं। अब निष्कर्ष, राज्य वित्त आयोग के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों को वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने तथा विकेंद्रीकृत शासन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त की भूमिका की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
कि लोकायुक्त क्या है, उनकी भूमिका क्या है, इनके बारे में आलोचनाएं क्या क्या हैं, उनका मूल्यांकन करना है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और लोक सेवाओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं कदाचार की शिकायतों की जांच करनी है। लोकायुक्त की प्रमुख भूमिका क्या है? भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है, लोक सेवकों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करना, प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाना इनका काम है। सरकार को सुधार संबंधी सुझाव देते हैं, जनता के विश्वास को मजबूत बनाते हैं। उपलब्धियाँ, अब इनकी उपलब्धियाँ हैं, वो उपलब्धियाँ क्या क्या हैं? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में सहायता प्रदान करती है, प्रशासनिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है, सुशासन को बढ़ावा देते हैं, लोक सेवाओं में जवाबदेही की भावना विकसित करते हैं। इनमें कुछ कमियां भी हैं। उन कमियों में हो जाता है, कई राज्यों में सीमित अधिकार होता है, सिफारिश बाध्यकारी नहीं होते, जांच प्रक्रिया में देर हो सकती है, संसाधनों एवं कर्मचारियों की कमी इसमें रहती है। सुझाव: लोकायुक्त को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, उसकी सिफारिश को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। अब लोकायुक्त के क्या निष्कर्ष निकलते हैं? लोकायुक्त भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इसके अधिकारों एवं संसाधनों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औपनिवेशिक शासनकाल में केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध विस्तृत हुए हैं, विस्तृत पर चर्चा कीजिए। ब्रिटिश शासनकाल में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी। केंद्र एवं प्रांतों, राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध ब्रिटिश सरकार की नीतियों के अनुसार विकसित हुए। इनका मुख्य उद्देश्य भारत पर प्रभावी शासन और नियंत्रण बनाना था। प्रशासन संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? केंद्र और राज्य के बीच राज्यों पर पुनः नियंत्रण करना, गवर्नर और गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका निभाते हैं, प्रांतों में ब्रिटिश नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, राजस्व और कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हैं, भारतीयों को सीमित प्रशासनिक भागीदारी देते हैं। 1919 एवं 1935 के भारत शासन अधिनियमों के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता में कुछ वृद्धि होती है। महत्व यह है कि आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की नींव पड़ी। केंद्र एवं राज्य के संबंध में प्रारंभिक ढांचा विकसित हुआ, प्रशासनिक एकरूपता स्थापित हुई। कमियां, इसमें कुछ कमियां भी हैं। अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया इसका, लोकतांत्रिक उत्तरदायी का अभाव इसमें रहा, भारतीय जनता के हित की उपेक्षा हुई। निष्कर्ष: औपनिवेशिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था ने आधुनिक भारतीय शासन की आधारशिला रखी, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था, न कि भारतीय जनता का कल्याण करना। अब हो जाएगा जिला परिषद के अधिकार एवं कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिला परिषद के क्या अधिकार थे, इनके क्या कार्य थे, उनका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च ग्रामीण संस्था है। यह जिले के समग्र विकास और पंचायत समितियों के कार्यों का समन्वय करती है। जिला परिषद के प्रमुख अधिकार एवं कार्य है: जिला स्तरीय विकास योजना तैयार करते हैं, पंचायत समितियों के कार्य का समन्वय निरीक्षण करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य एवं कृषि विकास को बढ़ावा देते हैं, ग्रामीण सड़कों एवं पेयजल योजनाओं का विकास करते हैं, राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, वित्तीय संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करते हैं, सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रमों का संचालन भी करते हैं। इनके महत्व है कि ग्रामीण विकास को गति ये देते हैं, स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाते हैं और जनता की भागीदारी बढ़ती है। जिला परिषद के विकास से ये सब होता है। निष्कर्ष:
जिला परिषद ग्रामीण विकास एवं विकेंद्रीकृत प्रशासन की महत्वपूर्ण संस्था है जो जिले के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्राम न्यायालय क्या है, इन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ग्राम न्यायालय की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। ग्राम न्यायालय की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय उपलब्ध कराते हैं, कम खर्च में त्वरित न्याय प्रदान करते हैं, छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा करते हैं, स्थानीय भाषा में न्यायिक प्रक्रिया संचालित करते हैं, समझौते एवं सुलह को प्रोत्साहन देते हैं। अब ग्राम न्यायालय के क्या महत्व है? न्याय को गांव तक पहुंचाते हैं, न्यायालयों पर कार्यभार कम रहता है, गरीबी एवं कमजोर वर्ग को सुलभ न्याय प्रदान किया जाता है, न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाता है। अब ग्राम न्यायालय के निष्कर्ष में यह हुआ कि ग्राम न्यायालय ग्रामीण जनता को सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है तथा न्यायालय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड, हमारा ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, हम अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और जितना हो सके उतना लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। जितना अपने ग्रुप में होता है, अपने फ्रेंड को होता है, उसे शेयर कीजिए और हमारा भी सपोर्ट कीजिए जिससे हम आपके तक अच्छी वीडियो लेकर आएँ और आपका भी लाभ हो एग्ज़ाम में। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.